हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9th का सेकंड चैप्टर संसाधन के रूप में लोग कहते हैं कि भूमि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूंजी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों का कितना महत्व है। तो आज हम पढ़ेंगे संसाधन के रूप में लोग। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या डॉलर मानव संसाधन है? बताइए, क्या डॉलर ज़्यादा है इम्पोर्टेंट? क्या रुपया ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है? क्या भूमि ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है मानव पूंजी से? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि डॉलर, पैसा, भूमि तब तक महत्वपूर्ण नहीं होंगे जब तक हमारे पास संसाधन के रूप में लोग नहीं होंगे। अब संसाधन के रूप में लोग यानी शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति नहीं होंगे, क्योंकि यही शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति ही मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, राष्ट्र की आय को बढ़ाते हैं। तो इसलिए मानव संसाधन आपकी इस डॉलर, भूमि और पूंजी से ज़्यादा उपयोगी है। आपने जापान जैसे देश को तो देखा होगा, उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, भूमि ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो विकसित देश बना है। कैसे बना है? अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण। इसी बात के महत्व को समझते हुए भारत में भी क्या किया गया? शिक्षा को महत्व दिया गया। तो मानव पूंजी क्या है? शिक्षा मानव पूंजी है, स्वास्थ्य मानव पूंजी है, और प्रशिक्षित व्यक्ति भी मानव पूंजी कहलाता है। तो मानव पूंजी क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, क्योंकि ये सब आय को बढ़ाने का मुख्य साधन है। ये जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, जितने ज़्यादा प्रशिक्षित होंगे, कौशल निपुण होंगे और जितने ज़्यादा स्वस्थ होंगे, उतनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो मानव संसाधन राष्ट्रीय आय वृद्धि का सबसे प्रमुख स्रोत भी है। तो अब बताएंगे सरकार ने क्या किया। सरकार ने इसलिए शिक्षा पे ज़्यादा महत्व दिया और सर्व शिक्षा अभियान चलाया। इसका एक मुख्य उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना। इसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने 6 साल से 14 साल के बच्चों को 2010 में जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया, मुफ्त में शिक्षा दी। उनके लिए शिक्षा का कोई पैसा नहीं लगता। दूसरा, सेतु पाठ्यक्रम चलाया। सेतु पाठ्यक्रम मतलब बच्चों को शिक्षा बोरिंग ना लगे, चित्र के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से शिक्षा को बहुत इजी बनाया। तीसरा, दोपहर का खाना विद्यालय में दिलाया ताकि बच्चे अधिक से अधिक स्वस्थ भी रहें, क्योंकि स्वास्थ्य भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। बीमार व्यक्ति तो पढ़ नहीं सकता ज़्यादा अच्छा, तो स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए सरकार ने दोपहर का भोजन की व्यवस्था भी बच्चों की स्कूल में की थी। तो इसके अलावा अब हम अगला टॉपिक हमारा आता है बेरोजगारी। टॉपिक है बेरोजगारी। अब पूछते हैं बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इनको ही पूरा नहीं कर पाता तो उसको बेरोजगारी तो कहेंगे। तो बेरोजगार के अंतर्गत आते हैं 15 साल से लेकर 60 वर्ष के बीच के लोग। इनको बेरोजगारी की श्रेणी में डालेंगे, क्योंकि 15 साल से कम बच्चे शिक्षा के लिए होते हैं तो उनको बेरोजगार नहीं कह सकते। उससे बड़े आयु के व्यक्ति भी रिटायर किए होते हैं तो उनको भी हम बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं डालते। लेकिन जो 15 साल से लेकर 60 साल के बीच के व्यक्ति हैं, अगर वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते तो उनको बेरोजगार कहते हैं। तो भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की है? तो सबसे पहले भारत में बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। एक है मौसमी बेरोजगारी, जिसके माध्यम बता रही हूँ कि मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। जब फसल की कटाई होती है, जब फसल काट रहे हैं, जब फसल बुनाई हो रही है, जब फसल की हम गुड़ाई कर रहे हैं, उस समय हमें काम मिलता है। साल के 3 महीने, 6 महीने हमें काम मिलता है, बाकी टाइम फ्री रहते हैं। इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसम है गेहूं कटाई का, धान कटाई का, तो हमें काम मिल रहा है, और जब मौसम नहीं है
तो हम बेरोजगार हो गए हैं। देखिए, धान कटाई हो रही है तो हमें काम मिल गया, गेहूं कटाई हो रही है तो काम मिल गया, निराई गुड़ाई हो रही है तो काम मिल गया, तो इसको तो कहेंगे मौसमी बेरोजगारी। इसके अलावा भारत में एक और बेरोजगारी है जिसका दूसरा नाम है शिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षा तो सबको सरकार ने दिला दी, लेकिन शहरों में पढ़ पढ़ के डिग्री प्राप्त करके बहुत से बेरोजगार लोग घूम रहे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, तो इसको कहेंगे शिक्षित बेरोजगारी। इसके अलावा तीसरी बेरोजगारी आती है, उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? एक खेत होता है छोटा सा जिसमें 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा होते हैं काम वाले कि 5 लोगों की जगह 10 लोगों को लगा दिया जाता है कि चलो सब काम तो कर रहे हैं। जैसे घर में मम्मी और पापा और 2 बड़े भाई जाके खेत में फसल काट सकते हैं और फसल कट जाएगी, लेकिन क्या करें, अब जल्दी कट जाए, बाकी औरतें खाली बैठी रहेंगी, बाकी लोग खाली बैठे होंगे, तो सारे जने जाके खेत में फसल काटने लग जाते हैं। अपने परिवार नहीं, दूसरे लोग भी होते हैं, बाहर से हम मजदूर लाते हैं, तो हमारे 2 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरे कहते हैं आप हमें कम पैसे दे रहे ना, हमें भी काम पे रख लो, तो हम भी 2 की जगह 5 मजदूर लगा देते हैं। मतलब ज़बरदस्ती और मजदूरों को रख के सबकी दिहाड़ी में कम पैसे देते हैं, तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब इस बेरोजगारी से क्या नुकसान होता है? इस बेरोजगारियों से क्या नुकसान होता है? देश की आर्थिक जो है वो बोझ में वृद्धि हो जाती है। और दूसरा क्या इससे क्या नुकसान होता है? जो जनशक्ति है उस संसाधन की बर्बादी होती है। और शिक्षित बेरोजगारी में क्या होता है? युवकों में निराशा और हताश की भावना होती है कि हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतनी मेहनत की और हमें नौकरी नहीं मिली, तो ये भी बेरोजगारी से नुकसान होता है। चौथा होता है, बेरोजगारी से मंदी बढ़ जाती है। मंदी यानी कम पैसे में काम करने वाले संख्या बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, लोगों में हताशा की भावना आती है, सरकार पे विश्वास उठ जाता है और राष्ट्रीय आय में भी इससे क्या होता है, वृद्धि नहीं हो पाती है। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर अब समझ लिया है। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ह्यूमन रिसोर्सेस HR ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग लैंड या कैपिटल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर आपको ये बताना है कि हम मोर एजुकेटेड है, हमारी एजुकेशन ज़्यादा है, हम एजुकेटेड होने की वजह से लैंड और उसका यूज़ कर सकते हैं। समझे आप? क्योंकि हम एजुकेटेड हैं तो हमारे पास नॉलेज है कि हम पैसे का और लैंड का यूज़ कैसे करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैंड और अदर रिसोर्सेज। लैंड खुद से कुछ नहीं कर सकती, लैंड को यूज़ कौन करेगा? हम ही करेंगे, इसलिए हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में रोल क्या है और हेल्थ का क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है? तो हेल्थ और एजुकेशन का रोल यही है कि अगर हम हेल्थी रहेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे, साथ ही साथ अगर हम एजुकेटेड होंगे तभी तो हमें पता होगा कि हमें अपने पैसे का और लैंड का सही इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए हेल्थ और एजुकेशन का बहुत रोल होता है। हम इससे कम समय में ज़्यादा वेल्दी बन सकते हैं, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम इसे क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब इसमें अगर आपसे इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, तो आपका आंसर एक ही दोनों का बन सकता है आंसर कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। नंबर 1 कि शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से हम कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित हैं और अगर हम स्वस्थ हैं तो कठिन से कठिन कार्य को आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2, अगर हम कठिन से कठिन काम आसानी से करेंगे तो शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य समाज के लिए लाभदायक होता है। नंबर 3, शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देश के विकास में सहायक होता है। नंबर 4, शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। और नंबर 5 है शिक्षा और स्वास्थ्य से हमारे आय में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया।
अगला हम इसी से पूछते हैं क्वेश्चन आपसे, और महिलाओं को निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं क्यों? महिलाएं निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित निम्नलिखित कारणों से होती हैं। एक तो महिलाएं ज़्यादातर शिक्षित नहीं होती हैं, और दूसरा महिलाएं प्रशिक्षित भी नहीं होती हैं। तो इस कारण वो कम आमदनी वाले कार्यों को ही ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बड़ी आसानी से कार्य मिल जाता है। तो इसलिए, और वो उन पे आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि वो शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं होती हैं। तो इस कारण से वो कम आय वाले कम वेतन वाले कार्यों को जल्दी, उनमें उनकी महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है। और क्वेश्चन है बेरोज़गारी क्या है? बेरोज़गारी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेरोज़गारी जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान जैसी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता, तो उसे बेरोज़गारी कहते हैं। और भारत में शिक्षित बेरोज़गारी एक विशेष समस्या क्यों बन गई है? भारत में शिक्षित बेरोज़गारी एक समस्या इसलिए बन गई है कि भारत में क्या है, औद्योगिक विकास ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा नौकरी नहीं है, और पढ़ने वालों को शिक्षा मुफ्त होने से, सर्व शिक्षा अभियान होने से पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई है, जिससे भारत में शिक्षित बेरोज़गारी की समस्या भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। और प्रच्छन्न बेरोज़गारी और मौसमी बेरोज़गारी में क्या अंतर है? तो प्रच्छन्न बेरोज़गारी वह है कि जिसमें 5 लोगों की आवश्यकता होती है और हम 8-10 लोगों को लगा देते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। इसमें आमदनी कम मिलती है, क्योंकि लोग कम चाहिए होते, ज़्यादा जाते हैं, तो इसमें मजदूरी कम मिलती है। और मौसमी बेरोज़गारी क्या है? ये केवल फसल की कटाई बुनाई के समय ही होती है, ये पूरे साल भर नहीं मिलती। इसमें किसानों को कितने महीने तक बेरोज़गार खाली घर में बैठना ही पड़ता है। तो उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं आपसे इसमें कि पूंजी निवेश क्या होता है? तो पूंजी निवेश से का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और परीक्षण पर ध्यान देना, इसको कहते हैं पूंजी निवेश। ठीक है। हमारी आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं और आर्थिक क्रियाओं से क्या लाभ है? आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? इसमें हमें एजुकेशन और स्वास्थ्य को बढ़ाना, इससे क्या होता है कि इससे राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती है। तो अगला क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं।